सुप्रभात सभी दोस्तों को। आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर दिसंबर महीने की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी है उसका सार संग्रह कवर करने वाले दोस्तों। नवंबर महीने की ऑलरेडी मैगजीन को कवर कर लिए। इस वीडियो के अंदर दिसंबर महीने की जो मैगजीन है उसका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य ये टॉपिक कवर करने वाले हैं दोस्तों। आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजीन है ये करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। और सबसे पहले IR को कवर करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कवर करते हैं। उसका पहला टॉपिक है दोस्तों, परमाणु पनडुब्बी के लिए 3 देशों के बीच में समझौता हुआ है। मामला ये है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु पनडुब्बी के लिए एक एग्रीमेंट पे साइन किया है, ताकि अमेरिका और ब्रिटेन के साथ परमाणु जो संचालित पनडुब्बी है उनसे प्रपोल्सन सिस्टम की जो जानकारी वगैरह है, गुप्त जानकारी है, उसको साझा की जा सके। और इससे पहले दोस्तों एक ऑकस समझौता हुआ था इन तीनों देशों के बीच में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में ऑकस समझौता हुआ था। और इसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु संचालित पनडुब्बी प्लस उसकी जुड़ी तकनीक और गुप्त जानकारी वगैरह है वो प्रदान करने के लिए राजी हुए थे दोस्तों। कौन से समझौते के तहत? ऑकस समझौते के तहत। और इसी का अगला कदम ये अग्रीमेंट अभी हाल के अंदर हुआ है दोस्तों, क्योंकि दक्षिण चीन सागर के अंदर चीन की बढ़ती भूमिका और बदलते वैश्विक समीकरण के चलते अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवेदनशील टेक्नोलॉजी है वो देने के लिए तैयार हुए हैं दोस्तों। अगला देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 के बारे में बात करते हैं। ये सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये सूचकांक दोस्तों जर्मन वॉच जो मेन संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है दोस्तों जर्मन वॉच, उसके द्वारा हर साल जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया जाता है। और उसका साथ देते कौन कौन है? न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। लेकिन आप जर्मन वॉच का याद रखिए कि जर्मन वॉच के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक हर साल जारी किया जाता है दोस्तों। और आपको बता देता हूँ, इस सूचकांक के अंदर जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 के अंदर दोस्तों, पेरिस समझौता हुआ था 2015 के अंदर, और उसके बाद उनके द्वारा जो भी सभी देशों के द्वारा जो कमिटमेंट किए गए थे, NDC लक्ष्य वगैरह डिसाइड किए गए थे, उनके द्वारा जो भी प्रदर्शन वगैरह किया जा रहा है कि जो पेरिस समझौता था उसके तहत जो भी कमिटमेंट वगैरह थे उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रगति वगैरह है उसका मूल्यांकन जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंतर्गत जर्मन वॉच के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इस सूचकांक के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सूचकांक के अंदर प्रथम जो 3 स्थान है उस पर कोई देश स्थान ही नहीं बना पाए, यानी जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है इस सूचकांक का उसके पहले 3 स्थानों के अंदर कोई नहीं है दोस्तों। और सबसे पहले पे है, चौथे स्थान पे डेनमार्क, जो इस प्रदर्शन सूचकांक के अंदर सबसे बेस्ट स्टेट के देश के तौर पे डेनमार्क चौथे स्थान पे, स्वीडन 5वें स्थान पे दोस्तों, याद रखना। और भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर 10वें स्थान पर है दोस्तों। और पिछले 3 सालों से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पिछले 3 सालों से लगातार भारत दोस्तों 10वें स्थान के अंदर, यानी 10 टॉप 10 परफॉर्मेंस के इंडेक्स के कंट्रीज के अंदर शामिल है दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बात करते हैं, ISO। दोस्तों न्यूज इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंदर अभी COP26 की जो बैठक हुई थी ग्लासगो के अंदर, UK के अंदर, वहाँ पे अमेरिका के द्वारा 101वें सदस्य के रूप में इस गठबंधन के अंदर शामिल हुआ था, अग्रीमेंट किया गया था। तो याद रखिए कि इस संगठन का नया सदस्य कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और कौन सा दोस्तों? इसके टोटल सदस्य कितने हो गए? 101 सदस्य हो गए दोस्तों, याद रखना। अब आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में बताता हूँ दोस्तों कि 2015 के अंदर जब पेरिस समझौता हुआ था दोस्तों, पेरिस सम्मेलन हुआ था फ्रांस के अंदर, वहाँ पे फ्रांस और भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी दोस्तों। ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, याद रखना। भारत और फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना 2015 में पेरिस सम्मेलन के अंदर की गई थी। अभी 101 सदस्य हैं इसके। नया सदस्य का नाम याद रखिए, ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों भारत के गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया गया है, याद रखना, ठीक है। और इस बार जो COP26 हुई है दोस्तों, उसके अंदर इस संगठन को लेकर 2 चीज़ की गई थी। सबसे पहले तो COP26 जो UK के द्वारा होस्ट की जा रही थी, और इंडिया के द्वारा एक ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड नामक जो अभियान है, एक योजना शुरू की है दोस्तों। किसके द्वारा? UK प्लस भारत के, यानी ग्रेट ब्रिटेन प्लस भारत के द्वारा ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है, जो
इसका पूरा नाम है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के रूप में शुरू किया गया, ये चीज़ याद रखिए। इसके अलावा COP26 के अंदर 80 देशों के समर्थन से वन सन डिक्लेरेशन घोषणा की गई, यानी वन सन एक सूर्य घोषणा पत्र है, वो COP26 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए 80 देशों के समर्थन से शुरू किया गया था। तो आप याद रखिए वन सन डिक्लेरेशन कहाँ की गई थी, तो COP26 के अंदर, किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों गुरुग्राम के अंदर है, आप याद रखें। नेक्स्ट दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। ये 2021 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो रोम इटली की राजधानी के अंदर आयोजित हुआ था। और कौन सा दोस्तों, 16वां G20 शिखर सम्मेलन है वो रोम इटली की राजधानी के अंदर आयोजित किया गया था। और इसी के चलते जो रोम डिक्लेरेशन है वो किससे संबंधित है, तो G20 शिखर सम्मेलन से संबंधित है रोम डिक्लेरेशन, आप याद रखना। और इस बार की जो 2021 की जो थीम थी, 16वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम थी दोस्तों, जनता, पृथ्वी एवं समृद्धि, यानी पीपुल, अर्थ एंड प्रोस्पर, ये थीम है दोस्तों, याद रखिए। इस संगठन की स्थापना दोस्तों 1999 के अंदर हुई। G20 संगठन है दोस्तों, उसकी स्थापना 1999 में हुई थी। और ये इसके अंदर G20 यानी 20 देश हैं दोस्तों, उसमें 19 तो देश हैं प्लस एक यूरोपीय संघ, जो यूरोपीय यूनियन है दोस्तों, उसमें लगभग क्या है कि 22 से 23 देश हैं। तो ऐसे करके 19 देश प्लस यूरोपीय संघ है वो प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों, ये चीज़ आप याद रखना। और भारत के द्वारा अभी दोस्तों G20 जो ट्रोइका है उसके अंदर शामिल हुआ है। ट्रोइका का अर्थ यह रहता है दोस्तों कि भारत क्या है कि एक तरह से आने वाले टाइम के अंदर जो अध्यक्षता करनी है उसको सीखने के लिए, उसके अंदर इन्वॉल्व होने के लिए ट्रोइका के अंदर शामिल किया जाता है। उसके अंदर वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष और आने वाले जो अध्यक्ष होते हैं, इन 3 सदस्यों से मिलकर एक ट्रोइका का निर्माण होता है, G20 ट्रोइका। तो उसमें भारत अभी हाल ही के अंदर न्यूज आई थी, उसमें शामिल होता। और भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। और अपने आज़ादी के 75वें साल पर, यानी जब अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, तब भारत 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की पहली बार मेजबानी करेगा, याद रखना, भारत की अध्यक्षता के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों COP26 शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं। COP26 ग्लासगो के शहर के अंदर आयोजित किया गया, ये चीज़ याद रखिए। दूसरा चीज़ याद रखिए दोस्तों, इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के कैबिनेट मिनिस्टर आलोक शर्मा के द्वारा की गई, याद रखना। ये भारतीय ब्रिटिश नागरिक हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं अभी UK के अंदर, और आलोक शर्मा के द्वारा COP26 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई है दोस्तों, याद रखना। इस सम्मेलन के अंदर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्या है कि जो अचीवमेंट है, वो कोई पहल वगैरह वो आपको बता देता हूँ। इस सम्मेलन के अंदर एक चीज़ ये डिसाइड की गई थी कि मीथेन जो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन के अंदर सेकंड नंबर पे योगदान देता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के द्वारा, फिर मीथेन देता है दोस्तों। तो मीथेन के वैश्विक उत्सर्जन को 2030 तक 2020 के स्तर से 30% कम करने का एक सामूहिक प्रयास संकल्प लिया गया था इस सम्मेलन के अंदर। मीथेन का जो वैश्विक उत्सर्जन है उसको 2030 तक, जो 2020 के अंदर जो उत्सर्जन हो रहा था उससे 30% कम करना है, ठीक है, ये संकल्प लिया गया था। इसके अलावा एक संकल्प ये भी लिया गया था दोस्तों कि 140 से अधिक देशों ने स्वैच्छिक तौर पे, वॉलंटियर के तौर पे सभी ने बोला था कि हम नेट जीरो एमिशन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संकल्प लेते हैं। जैसे भारत ने संकल्प लिया था, चाइना ने संकल्प लिया था, विश्व के बड़े देश हैं। तो 140 से अधिक देशों ने नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना संकल्प चुना था दोस्तों। और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस COP26 की बैठक के अंदर भाग लिया था। और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक पंचामृत नाम का उल्लेख किया गया था। पंचम भारत का जो, आप याद रखना, पंचामृत किससे संबंधित है, तो जलवायु COP26 के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। ये 5 पंचामृत है दोस्तों, जिनको पढ़ते हैं। सबसे पहले भारत ने ये घोषणा की गई कि अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता है, यानी जो जीवाश्म ईंधन से जो ऊर्जा प्राप्ति होती है उसको हटा के भारत गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है उसको 500 मेगावाट तक 2030 के अंदर कंप्लीट करेगा। ये टारगेट भारत ने रखा है, यानी नवीन अक्षय ऊर्जा से ये ऊर्जा वगैरह प्राप्त करेगा दोस्तों। 500 गीगावाट तक 2030 तक उत्पादन करने का लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य ये डिसाइड किया गया कि अपनी 2030 तक जितनी टोटल ऊर्जा की ज़रूरत रहती है उसका 50% नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा। ये चीज़ भी पंचामृत का दूसरा। तीसरा दोस्तों 2030 तक कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है उसके अंदर, यानी 2030 तक जितना कार्बन एमिशन होता है उसका 1 अरब टन है वो भारत कमी करेगा 2030 तक। इसके अलावा चौथा, भारत अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर जो कार्बन इंटेंसिटी है, यानी जो कार्बन की जो डिमांड और घनत्व वगैरह रहता है उसको 45% तक कम करेगा, ये भी पंचामृत के अंदर। और लास्ट दोस्तों ये डिसाइड किया गया था
कि 2070 तक, यानी 2017 नहीं है दोस्तों, 2070 के अंदर भारत ने लक्ष्य किया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछ सकता है कि भारत ने ये डिसाइड किया गया है कि 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को कटौती करके भारत नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करेगा। तो जो 2070 का टारगेट रखा है कि तब तक भारत एक नेट जीरो कंट्रीज के रूप में उभरेगा। इसके अलावा आपको एक फैक्ट के तौर पर बता देता हूँ दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो कार्बन उत्सर्जन है, यानी जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, वो सबसे ज़्यादा कौन सा कंट्री करता है दोस्तों? तो याद रखिए अमेरिका सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चाइना का स्थान आता है। यदि तीसरे कंट्री के हिसाब से देखोगे ना तो इंडिया का स्थान आता है, यानी देश के हिसाब से यदि देखोगे तो एमिशन के मामले में सबसे ज़्यादा अमेरिका, फिर चीन, फिर भारत। लेकिन यदि क्रमबद्ध ऐसे यूरोपीय संघ आपको ऑप्शन के अंदर मिल जाए तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वालों का क्रम के हिसाब से भारत चौथे नंबर पर, सबसे पहले अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और चौथे नंबर पर भारत, आप याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का कुछ एक ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा। तो थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 है, किसके द्वारा जारी किया गया? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया था। और इस सूचकांक के अंदर रैंकिंग वगैरह ये चीज़ मायने नहीं रखती, बस जारी करने वाले जो इंस्टीट्यूट वगैरह रहते हैं वो कन्फ्यूजन कर देते हैं दोस्तों अपने को, तो ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, भारत जो यूनेस्को का जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें 2021 से लेके 2025 तक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। यूनेस्को यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उसका एक विशेष एजेंसी है दोस्तों यूनेस्को, जिसकी स्थापना 1946 के अंदर 16 नवंबर 1946 के अंदर यूनेस्को की स्थापना की गई थी। वर्तमान के अंदर 193 देश हैं दोस्तों, और इन 193 देशों में से 58 सदस्य यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में चुने जाते हैं, और भारत को 2021 से लेकर 2025 तक कार्यकारी बोर्ड का सदस्य चुना गया है दोस्तों, और ये कार्यकाल 4 साल का रहता है। ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के बारे में बात करते हैं। QS दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, QS का फुल फॉर्म है क्वार्टरली साइमंड्स, ये दोस्तों इसका फुल फॉर्म है। और ये एक हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक थिंक टैंक के तौर पर काम करता है दोस्तों। QS एशिया यूनिवर्सिटी यानी एशिया के जितने भी विश्वविद्यालय वगैरह हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह हैं उच्च शिक्षा से जुड़े हुए, और उनकी रैंकिंग वगैरह ये थिंक टैंक के द्वारा किया जाता है, ये चीज़ याद रखिए। और इस रैंकिंग के अंदर 2022 की जो रैंकिंग है इसमें सबसे पहले नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटी है वो सबसे पहले नंबर पर, याद रखना। चीन की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। और इस जो रैंकिंग है दोस्तों इसमें 687 विश्वविद्यालयों को, जो हायर इंस्टीट्यूट है 687 एशियाई विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा चीन के सबसे अधिक विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में स्थान पाए हैं दोस्तों। चीन के 126 इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने स्थान पाया, और सेकंड नंबर पर भारत है दोस्तों। याद रखना कि भारत के भी दोस्तों 117 संस्थान है ना, यानी 627, और भारत दोस्तों दूसरे स्थान पर रहा है। 117 संस्थान भारत के हायर इंस्टीट्यूट हैं वो शामिल हुए हैं दोस्तों। तो चीन के बाद इस रैंकिंग के अंदर दूसरे नंबर पे है, याद रखना जापान नहीं है। आप कन्फ्यूजन हो जाते हो चीज़ों में, क्योंकि चीन सबसे पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे भारत है दोस्तों। और भारत का IIT बॉम्बे सबसे सर्वोच्च रैंक पे है, 42वां स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। 687 एशियाई विश्वविद्यालयों में IIT जो बॉम्बे है वो 42वां स्थान प्राप्त करके, और भारत के जो 100 टोटल जो शीर्ष 100 जो रैंकिंग है उसमें भारत के 7 विश्वविद्यालय शामिल किए गए। आप तो बस पहला याद रखिए दोस्तों, और +7 ये इसके अलावा दूसरे नंबर पे, ठीक है। अब अगला दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक रेमिटेंस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जो हर साल जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। रेमिटेंस प्राइस वर्ल्ड वाइड, ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत धन प्रेषण के मामले में यानी रेमिटेंस के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। रेमिटेंस ये होता है दोस्तों, बाहर जो अपने देश के नागरिक हैं वो बाहर काम करते हैं विश्व के अंदर, और वहाँ से जो पैसा वगैरह देश के अंदर भेजते हैं तो उसको रेमिटेंस बोलता है। और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग यानी रेमिटेंस सबसे ज़्यादा भारत को प्राप्त होता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्त करता है, ये याद रखना। और 2020 के अंदर ये टोटल 83 बिलियन डॉलर थे, जो 4.6% की वृद्धि के साथ 2081 के अंदर टोटल जो रेमिटेंस भारत को एक साल के अंदर प्राप्त हुआ था वो 84.7 बिलियन डॉलर, सॉरी दोस्तों, 87 यानी 87 बिलियन डॉलर
भारत को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा भारत को अमेरिका से प्राप्त हुए हैं। जो रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले के अंदर कोई देश हो तो अमेरिका से भारत को सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है, ये चीज़ भी याद रखिए। और सेकंड नंबर पर भारत के बाद में चीन, मैक्सिको और फिलीपींस और मिस्र। आप तो चीन और मैक्सिको का याद रखनी, क्योंकि टॉप 3 जो रेमिटेंस प्राप्त करने वाले देश हैं वो इंडिया, चाइना और मैक्सिको। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था जो कवर किया था दोस्तों, ये इतना ही है इस मैगजीन के अंदर। अगला राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 3 जो कृषि कानून वगैरह थे वो भारत सरकार के द्वारा रिपील कर दिए हैं, और प्लस तीनों कृषि जो कानून थे उनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित भी कर दिया दोस्तों। अब वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्ट वगैरह जब वापस रिवॉल्व हो गए तो एक्ट वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और कंट्रोवर्सी भी थी, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन ये चीज़ काम की है कि संविधान के अनुच्छेद 245 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है, भारत के लिए कानून बना सकती है। भारत का कोई भी हिस्सा वगैरह है उसके लिए कानून बना सकती है। साथ में इसी अनुच्छेद के अंदर 245 के तहत ही राज्य विधानसभा को भी राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति देते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए कि आर्टिकल 245 के अंतर्गत भारत और राज्यों को अपने क्षेत्र के लिए संसद और विधानसभा के माध्यम से कानून बनाने की शक्ति दी गई है। और इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यदि कोई कानून वगैरह वापस लेना हो, उसके अंदर कोई चूक वगैरह हो, तो उस कानून को निरस्त करने की शक्ति भी आर्टिकल 245 के अंतर्गत ही किया जाता है दोस्तों। तो संसद के द्वारा इस शक्ति का प्रयोग करके इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया गया दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के बारे में बात करते हैं। ये सूचकांक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी किया गया है। यानी ये नया सूचकांक है दोस्तों, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, और ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया पहली बार। और ये सूचकांक दोस्तों राज्य स्तर की और जो केंद्र जिला स्तर की गरीबी मापने का एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी तीनों स्तर पे, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पे गरीबी को मापने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है दोस्तों, याद रखना। और ये जो 2021 का जो सूचकांक है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो चौथा था दोस्तों 2015-16 के अंदर, अभी तो 5वां भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आ गए, उसके आंकड़े वगैरह जारी हो गए दोस्तों, हाल ही के अंदर जारी हुए थे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो चौथा जो सर्वेक्षण था उसके आंकड़ों पे आधारित है, न कि 5वें पे, याद रखना दोस्तों। और जो ये इंडेक्स है दोस्तों वो ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल तथा यूएनडीपी उनके सहयोग से नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया था। जो राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक किसकी मदद से विकसित किया गया था? एक तो यूएनडीपी प्लस ऑक्सफोर्ड निर्धनता और मानव विकास पहल, उनके द्वारा नीति आयोग का सहयोग किया गया था। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, इस सूचकांक के अनुसार भारत के अंदर सबसे गरीब राज्य बिहार है दोस्तों। बिहार सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है दोस्तों। बिहार के बाद में झारखंड है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे गरीब राज्य है, याद रखना। ठीक है। जिसके अंदर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह या परसेंटेज के तौर पे रहती है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है। और सबसे कम जो कम गरीब जो राज्य हैं मल्टी डायमेंशन ये रहता है दोस्तों कि बहुआयामी, जो भी व्यक्ति को एक आवश्यकता वगैरह रहती है परिवार को, जैसे रोटी कपड़ा मकान के अलावा पक्का मकान, बिजली, स्वच्छ पानी या इस तरह की जो चीज़ें वगैरह रहती है दोस्तों, उनको मल्टी डायमेंशन, ठीक है, शिक्षा तक पहुंच वगैरह हो गया, ये इस तरह के आंकड़े वगैरह इसमें शामिल किए जाते हैं। तो सबसे कम है केरल के अंदर, और फिर गोवा और फिर सिक्किम। तो टॉप 3 और टॉप बॉटम है दोस्तों, ये सारे आप याद रखना कि केरल, गोवा, सिक्किम के अंदर सबसे कम गरीबी वाले राज्य हैं, जबकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गरीब है। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सबसे ज़्यादा बहुआयामी गरीब दोस्तों दादरा एवं नागर हवेली के अंदर, और सबसे कम दोस्तों कहाँ पे है? पुदुचेरी के अंदर। ठीक है। और ये आंकड़े हैं दोस्तों, आप परसेंटेज के तौर पे टॉप 3 की याद रखो तो बिहार के अंदर 51.91% पॉपुलेशन है दोस्तों, वो बहुआयामी रूप से गरीब है। झारखंड के अंदर दोस्तों 42.16%, और उत्तर प्रदेश के अंदर 37.79%। जो वैसे भारत का जैसे बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जो वैश्विक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया था, उसके हिसाब से भारत के अंदर औसत रूप से 27% जो पॉपुलेशन है वो बहुआयामी गरीब है दोस्तों। तो यूपी के अंदर 37, झारखंड के अंदर 42 और बिहार के अंदर 51%, जबकि सबसे कम वाले केरल के अंदर दोस्तों 0.78% के आसपास ही जनसंख्या है, वो बहुआयामी निर्धन है। उसके बाद गोवा और उसके बाद सिक्किम। ये आंकड़े वगैरह आप थोड़े से क्रमबद्ध के तौर पर याद रखें। अगला देखिए दोस्तों,
52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा के बारे में बात करते हैं। ये गोवा के अंदर आयोजित किया गया था। सबसे पहले याद रखो कौन सा दोस्तों, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है दोस्तों। इसको IFFI के नाम से भी जाना जाता है, IFFI, ठीक है। और इसके साथ में सबसे ये चीज़ फैक्ट याद रखिए कि छठा जो ब्रिक्स फिल्म महोत्सव था वो भी गोवा के पणजी के अंदर इस IFFI के साथ में आयोजित किया गया था। ये चीज़ भी याद रखिए। इसके अंदर इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 है दोस्तों, वो प्रसून जोशी और हेमा मालिनी को प्रदान किया गया था। ये जो अवार्ड वगैरह याद रखिए, कौन सा समारोह, 52वां, ठीक है। और इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड है वो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया गया था दोस्तों। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है दोस्तों, ये इस्तवान रजापो और अमेरिकी फिल्म निर्देशक मार्टिन स्कोरसेज़ को इनको दिया गया था। इनको फैक्ट वगैरह आप थोड़ी सी याद रख सकते हो क्योंकि इंडिया के नहीं है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है दोस्तों, ये चीज़ भी याद रखना। सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है उसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है दोस्तों। और फिल्म थी जापानी फिल्म रिंग वॉर्डरिंग, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी जिसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जितेंद्र भिखुलाल जोशी दोस्तों, जिसको अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से नवाजा गया था। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री है वो अंजेला मोलिनो, ये याद रखिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5वां है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। ये स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय के द्वारा एक मुंबई की अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान है दोस्तों, उसके द्वारा हर साल एक फैमिली बेस्ड सर्वे है दोस्तों, यानी परिवार के जो मुखिया वगैरह रहते हैं उनसे जो परिवार के स्वास्थ्य के बारे में आंकड़े वगैरह इकट्ठा किए जाते हैं घर घर जाके दोस्तों। तो ये 5वां जो सर्वेक्षण है वो अभी इसके आंकड़े वगैरह जारी किए गए, तो उसके थोड़े से निष्कर्ष वगैरह यानी देख लेते हैं कि पहली बार दोस्तों इस सर्वे के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति 1000 पुरुषों पे 1020 महिलाएं यानी लिंगानुपात है उसमें सुधार आया दोस्तों। और महिलाएं पुरुषों की तुलना के अंदर ज़्यादा है, ये चीज़ भी आप याद रखिए। दूसरा, जो भारत की जो प्रजनन दर है यानी टोटल जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2% से गिर के दोस्तों 2% हो गई है। यानी जो प्रतिस्थापन दर है दोस्तों वो 2.2 है कि उसके बाद में जनसंख्या वगैरह रहती है वो दूसरे फेज के अंदर चली जाती है दोस्तों। लेकिन जो टोटल फर्टिलिटी रेट है भारत की तो उससे भी ज़्यादा कम हो गई, यानी 2% हो गई है, पहले 2.2% थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत के अंदर जो अस्पताल वगैरह रहते हैं उसके अंदर प्रसव वगैरह जो डिलीवरी वगैरह है दोस्तों, अखिल भारतीय स्तर पे पहले 79% था जो बढ़ के 89% हो गए। और पुदुचेरी और तमिलनाडु के अंदर 100% जितने भी बच्चे वगैरह जो जन्म लेते हैं दोस्तों, सारे के सारे हॉस्पिटल के अंदर ही इनका प्रसव वगैरह होता है दोस्तों, तमिलनाडु और पुदुचेरी, आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा भारत का जो पोषण है, बाल पोषण, उसके अंदर सुधार हुआ है, लेकिन दोस्तों इतना संतोषजनक नहीं है। क्योंकि देखो आप जो चाइल्ड स्टंटिंग होता है, ठीक है, लंबाई की तुलना के अंदर वजन वगैरह, वो 38% से घटकर 36% अभी भी जो बच्चे हैं भारत के वो चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है। चाइल्ड जो वेस्टिंग है दोस्तों वो 21% से घटकर 19% हुआ है। और अल्प वजन जो मतलब जिन वजन वगैरह कम रहता है वो बच्चे 36% से घटकर 32%, यानी इतना ज़्यादा अच्छा सुधार वगैरह नहीं हुआ था। तो ये रिपोर्ट थी दोस्तों, आप थोड़े बहुत आंकड़े वगैरह आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, SDG शहरी सूचकांक यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड जारी किया गया दोस्तों। ये नीति आयोग के द्वारा एक नया सूचकांक है, नया सूचकांक जारी किया गया दोस्तों नीति आयोग के द्वारा, ये चीज़ याद रखना। और ये मुख्य उद्देश्य है दोस्तों शहरों के अंदर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी रखने का काम करेगा कि कौन से शहर ने इस जो सूचकांक है SDG शहरी सूचकांक है उसके अंदर 56 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और उनका जो सतत विकास लक्ष्य है उनकी प्रगति है उसकी मॉनिटरिंग और मूल्यांकन करने का काम इस सूचकांक के माध्यम से किया जाएगा। ये नीति आयोग का सूचकांक है दोस्तों। और इस सूचकांक 2021 के अनुसार सबसे शीर्ष स्थान यानी 56 शहरों के अंदर सबसे बेस्ट जो SDG के क्षेत्र के अंदर कार्य किया है उसमें शिमला फर्स्ट पे है दोस्तों। दूसरा ये कोयम्बटूर जो तमिलनाडु का शहर है। तीसरा चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, ये शीर्ष स्थान पाने वाले शहर हैं दोस्तों SDG शहरी सूचकांक 2021 जो किसके द्वारा जारी किया जाता है और नीति आयोग के द्वारा। और इसके अंदर सबसे कम जो स्थान है दोस्तों, सबसे निम्न जो स्थान है वो पटना को प्राप्त हुआ है दोस्तों। पटना जो बिहार की राजधानी है, गुवाहाटी और ईटानगर जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, इनको दोस्तों सबसे कम स्कोर वगैरह प्राप्त हुए। तो आप ये फैक्ट वगैरह याद रखिए। अगला दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा शहरी क्षेत्रों में SDG मूल्यांकन प्रगति है दोस्तों, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक डाटा तौर पे आंकड़े वगैरह इकट्ठा करने के लिए एक डैशबोर्ड की स्थापना की। ये भी आप फैक्ट के तौर पे याद रख सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
श्रीनगर है दोस्तों, उसको यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची के अंदर शामिल किया गया है। ये दोस्तों नेटवर्क जो प्रोग्राम है ये यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, रचनात्मक शहर नेटवर्क। इसके अंदर 6 कैटेगरी है, उसके अंदर विभिन्न शहरों को शामिल किया जाता है दोस्तों। और श्रीनगर को भारत का ये 6ठा शहर है जिसको क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, यूनेस्को का दोस्तों क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है, उसके अंदर शामिल किया गया है। और जो श्रीनगर है दोस्तों उसको शिल्प और लोक कला के क्षेत्र के अंदर शामिल किया गया है। जो इसकी यूनेस्को की जो 6 कैटेगरी है दोस्तों, उसमें से जो शिल्प और लोक कला क्षेत्र है उसमें श्रीनगर को शामिल किया गया है। और उससे पहले भारत का जयपुर शहर है वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत शामिल था। तो शिल्प और लोक कला के क्षेत्र में जयपुर के बाद इस श्रेणी के अंदर शामिल होने वाला श्रीनगर दूसरा शहर है। और वैसे दोस्तों भारत का 6ठा शहर है, ये चीज़ भी याद रखिए। और इससे पहले मुंबई फिल्म सिटी के रूप में दोस्तों चेन्नई है दोस्तों, वो म्यूजिक और संगीत वगैरह है उसकी कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया था। हैदराबाद है दोस्तों उसको गैस्ट्रोनॉमी के रूप में, वाराणसी वगैरह है उसको, और जयपुर को शिल्प और लोक कला के अंदर। ठीक है, तो ये 6 शहर हैं दोस्तों, याद रखिए। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर और श्रीनगर, ये 6 शहर हैं दोस्तों जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूनेस्को के उसके अंदर शामिल है। अगला एक इंडेक्स है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, आप बस इसका जारी करने का जो मकसद है वो ध्यान रखिए। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 है। ये एक बेंगलोर के अंदर स्थित थिंक टैंक है दोस्तों, पब्लिक अफेयर सेंटर, उसके द्वारा हर साल जारी किया जाता है, पब्लिक अफेयर सेंटर के द्वारा। और कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलोर के अंदर थिंक टैंक है भारत का। और ये दोस्तों इसका जो मकसद है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है, उसमें शासन के जो 3 मूलभूत स्तंभ वगैरह रहते हैं, जैसे डेवलपमेंट, इक्विलिटी और स्टेबिलिटी, यानी विकास, समानता और स्थिरता के आधार पे शासन के जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभ है उनका आधार पे ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है वो रैंकिंग करता है दोस्तों। और उसके हिसाब से सबसे पहले नंबर पे है इस बार दोस्तों 5 केंद्र प्रायोजित योजनाएं, जैसे मनरेगा हो गई, स्वच्छ भारत मिशन हो गया और शहरी आवास मिशन हो गया, इनके आधार पे भी इस बार पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है उसमें क्या है कि डाटा वगैरह का उपयोग करके उसका मूल्यांकन किया गया था। और जो इसमें सबसे जो बेस्ट स्टेट है दोस्तों वो केरल है। केरल विकास और समानता और स्थिरता के आधार पे दोस्तों सबसे बेस्ट स्टेट के तौर पे केरल है। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है और थर्ड नंबर पे दोस्तों तेलंगाना। तीनों के तीनों जो स्टेट हैं वो साउथ के हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, ठीक है, याद रखना। और सबसे लास्ट में दोस्तों उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ये था दोस्तों। अगला स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है दोस्तों, इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अक्टूबर 2021 से लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 ये शहरी विकास मंत्रालय की दोस्तों प्रोजेक्ट है। और ये 2.0 यानी इससे पहले भी 5 साल के लिए अभियान स्टार्ट किया गया था और अभी ये दोबारा स्टार्ट किया गया दोस्तों। कहाँ से स्टार्ट किया गया? लखनऊ से, ये चीज़ याद रखिए। और इसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य ये है दोस्तों कि सभी शहरों को स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत यह लक्ष्य है कि सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए, साकार करने के लिए यह अभियान स्टार्ट किया गया है दोस्तों। वहीं जो अमृत मिशन है, अमृत मिशन की फुल फॉर्म है दोस्तों अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मिशन है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये लक्ष्य है कि अमृत 2.0 के तहत 4700 कस्बों के अंदर दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। अमृत 2.0 के अंतर्गत 4700 कस्बों में घरों के अंदर नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है दोस्तों। और इसके तहत साथ साथ में 500 अमृत शहर हैं उनको सीवरेज सेप्टिक जो सुविधा है दोस्तों उसको उपलब्ध कराने का लक्ष्य अमृत 2.0 के अंतर्गत रखा है। पहले तो कि नल जल का कनेक्शन है, जल का कनेक्शन है दोस्तों, वो 4700 कस्बों हैं उनके अंदर प्रदान किया जाएगा प्रत्येक घर के अंदर। दूसरा 500 अमृत शहरों को सीवरेज सेप्टिक टैंक वगैरह जो सेवाएं वगैरह रहती है उसको उपलब्ध कराने का लक्ष्य अमृत 2 के अंतर्गत रखा गया दोस्तों। और वहीं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 है उसके लिए भारत सरकार के द्वारा 1,41,600 करोड़ रुपए का बजट रखा है दोस्तों। और वहीं अमृत 2.0 है उसके लिए अनुमानित बजट है 2.99 लाख करोड़ रुपए। ये दोस्तों बजट वगैरह है जो इन योजनाओं के अंतर्गत खर्च किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में बात कर लेते हैं। ये सर्वेक्षण दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत शहरी मंत्रालय, शहरी
जो विकास मंत्रालय है उसके द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है दोस्तों। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 है, उसमें इंदौर लगातार 5 बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये चीज़ याद रखना, सबसे स्वच्छ सिटी, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया क्या आएगी, इंदौर है, जिसने लगातार 5 साल सबसे प्रथम स्थान पे रही है। ठीक है। और सबसे स्वच्छ राज्य का जो दर्जा है दोस्तों वो छत्तीसगढ़ को मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सबसे जो स्वच्छ राज्य है, क्लीन स्टेट, वो छत्तीसगढ़ है, ये याद रखिए। और वाराणसी सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर, यानी गंगा नदी के जो तटवर्ती शहर वगैरह हैं उसमें से सबसे स्वच्छ जो शहर हैं दोस्तों वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूशन वाराणसी है। ठीक है। इसके अलावा ये फैक्ट के तौर पे भी आप इस सर्वेक्षण के याद रखिए कि इस फैक्ट के तहत जो स्वच्छ सर्वेक्षण है दोस्तों उसके तहत सबसे ज़्यादा जो पुरस्कार हैं वो महाराष्ट्र को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़, यानी स्वच्छता से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के जो पुरस्कार हैं भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए गए थे, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अवार्ड है वो महाराष्ट्र ने जीते थे और सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुए थे। ये भी चीज़ें याद रखिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रीय परिदृश्य के अंदर एक कुछ फैक्ट वगैरह न्यूज इन शॉर्ट के अंदर देख लेते हैं कि भोपाल के अंदर जो रेलवे स्टेशन था दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। ये चीज़ आप याद रखिए। और ये भोपाल के अंदर जो रेलवे स्टेशन है उसका पुनर्विकास किया गया था, और ये भारत का पहला ISO सर्टिफाइड और देश का पहला PPP मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन है। याद रखिए, MP मध्य प्रदेश के भोपाल के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम चेंज किया गया है। अभी जो वर्तमान नाम है रानी कमलापति, ये गौंड समुदाय की दोस्तों शासिका थी, जिसने ये अंतिम हिंदू शासिका भी कहा जाता है MP की, और इनके नाम पे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया था। और ये PPP मॉडल पे आधारित देश का पहला रेलवे स्टेशन है। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस है, वो कब मनाया गया था? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। बिरसा मुंडा जो आदिवासी नेता हैं दोस्तों झारखंड के, उनकी जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस से मनाया गया था। और इसी अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा रांची के अंदर, कहाँ पे? रांची के अंदर भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का भी उद्घाटन किया है। तो स्वतंत्रता सेनानी जो संग्रहालय है बिरसा मुंडा, वो कहाँ पे है? रांची के अंदर। ये चीज़ याद रखिए। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा IIT जो गुवाहाटी है दोस्तों असम के अंदर, उसके अंदर अत्याधुनिक एक सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्री के। कहाँ पे दोस्तों? IIT गुवाहाटी के अंदर। और एक अत्याधुनिक सेंटर है, सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम, इन दोनों का उद्घाटन किया गया था। ये चीज़ भी याद रखिए। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी याद रखिए कि BRO जो सीमा सड़क संगठन है दोस्तों, जो भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र वगैरह हैं वहाँ पे सड़क अवसंरचनात्मक जो ढांचा है उसका विकास करने का काम करता है। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों BRO सीमा, और इसकी स्थापना 1960 के अंदर हुई थी। ये चीज़ भी आप याद रखिए। सीमा सड़क संगठन के द्वारा अभी हाल ही के अंदर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, क्योंकि इसके द्वारा लद्दाख के अंदर 19,024 फीट ऊंचे दोस्तों एक उमिंगला दर्रा है। तो ये भी याद रखिए कि उमिंगला दर्रा कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। और वहाँ पे 19,000 फीट ऊंचाई पे विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है, यानी जहाँ पे साधन वगैरह गुजर सके दोस्तों। तो सबसे ऊंची जो सड़क है उसका निर्माण BRO के द्वारा लद्दाख के अंदर किया गया है, और विश्व की सबसे ऊंची सड़क है, याद रखना ऊंचाई के हिसाब से, क्योंकि ये 19,024 फीट पे ऊंचाई पे है दोस्तों। और ये दर्रा के नाम भी याद रखिए। ठीक है। ये दोस्तों दिसंबर महीने की जो मैगजीन है उसका अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको कवर किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा दोस्तों। और आगे भी मैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही आपको दिसंबर के पूरे मैगजीन है उसके वीडियो डालने वाला हूँ। आप जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सभी का धन्यवाद दोस्तों।